हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामजस चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1786 का एक्ट। आज हम पढ़ेंगे 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट। इसमें ब्रिटिश क्राउन द्वारा क्या क्या नियम लागू किए गए थे, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 1793 का एक्ट। इसके अंदर ब्रिटिश क्राउन द्वारा एक प्रावधान लाया गया और कंपनी के व्यापार का लाइसेंस 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तक बढ़ाया गया। प्रथम प्रावधान तो यह किया गया कि जो कंपनी थी उसको 20 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार और दे दिया गया था। दूसरा प्रावधान यह किया गया कि भारत में जो भी विधि नियम कानून बनेंगे वो लिखित होंगे। बनाए जाएंगे, उनका लिखित विवरण होगा। लिखित प्रावधान होगा। इनको लिखित रूप में दर्शाना होगा। एक दूसरा यह प्रावधान किया गया था। तीसरा प्रावधान किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तीसरा प्रावधान बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, 6 सदस्यों की एक संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी के राजनीतिक कार्य की देखरेख करता था। इसके सदस्यों का वेतन भत्ते ये सब भारत के राजस्व से दिए जाएंगे और कंपनी को संपूर्ण खर्च निकालकर 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ब्रिटिश क्राउन को देने होंगे। कंपनी को सभी खर्च निकालकर 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को देने होंगे। एक प्रावधान यह किया गया था, बीओसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उनके वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे और कंपनी को सभी खर्च निकालकर 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को भारत के राजस्व से देने होंगे। यहीं से भारत में धन का बहिर्गमन शुरू हुआ। धन का बहिर्गमन। जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत आपने सुना होगा, किसने दिया था ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। यहीं से भारतीय राजस्व का धन का बहिर्गमन है वो शुरू हुआ था। और 5वां प्रावधान यह किया गया, वीटो पावर को स्पष्ट किया गया।
जिसके अंदर वीटो पावर को स्पष्ट किया गया कि किन बातों पर कंपनी या गवर्नर वीटो लगा सकता है। वीटो का अधिकार दिया गया था पिछले एक्ट के अंदर। तो इसको एक तो सैन्य, ब्रिटिश हित, सैन्य और ब्रिटिश हित के जो मामले हैं उन पर ही गवर्नर जनरल वीटो पावर लगा सकता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार को फायदा होता है, उन्हीं चीज़ों पर गवर्नर जनरल वीटो पावर लगा सकता है, बाकी पर वीटो पावर नहीं लगा सकता है। ये प्रावधान 1793 के एक्ट के अंदर किए गए थे। कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। भारत जो भी विधि कानून बनाएगा वो उनका लिखित प्रावधान किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे और कंपनी को 5 लाख रुपए सभी खर्च निकालकर ब्रिटिश सरकार को देने होंगे। यहाँ से धन का बहिर्गमन शुरू हुआ था। वीटो को स्पष्ट किया गया। वीटो पावर गवर्नर जनरल केवल सैन्य और ब्रिटिश हित के जो भी नियम कानून है उन पर ही लगा सकता है, जिससे ब्रिटिश सरकार को फायदा हो। यह था 1793 का एक्ट। आप इसको नोट कीजिए। अगला 1813 का एक्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं 1813 का एक्ट। ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है। अठारह सौ तेरह का एक्ट। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे? पहला प्रावधान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको 1600 के अंदर भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त था, उसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1600 के अंदर इसको एकाधिकार प्राप्त हुआ था और 1813 के अंदर इसको एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और व्यापार इसका अगले 1833 के एक्ट के अंदर इसका व्यापार खत्म किया जाएगा। इसके अंदर केवल एकाधिकार समाप्त किया गया, दूसरी कंपनियों को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। दूसरा प्रावधान किया गया ईसाई पादरियों और धर्मगुरुओं को भारत में आने की अनुमति मिली, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति का प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। जो ईसाई धर्मगुरु थे उनको ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दे दी गई थी और इन्होंने कलकत्ता में एक गिरजाघर की स्थापना की। गिरजाघर की स्थापना जिसके अंदर एक बिशप अधिकारी और 3 पादरी नियुक्त किए गए। पादरी नियुक्त किए गए थे। कलकत्ता में गिरजाघर की स्थापना की, एक बिशप अधिकारी और एक 3 पादरी नियुक्त किए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने तीसरा प्रावधान इस एक्ट के अंदर किया गया, 1 लाख रुपए
प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। यह प्रावधान लागू किया गया कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जिसमें भारतीय साहित्य और विज्ञान शामिल है। यह प्रावधान किया गया भारतीय साहित्य और विज्ञान के ऊपर प्रतिवर्ष ब्रिटिश सरकार 1 लाख रुपए खर्च करेंगी। यह नोट करो आप। मिटा दो। चौथा प्रावधान किया गया प्रांतीय गवर्नर जो भी विधि बनाएंगे, विधि का निर्माण करेंगे, उसको ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करवाना अनिवार्य हो पड़ेगा। ब्रिटिश जो सरकार संसद थी, उससे प्रांतीय गवर्नर जो भी विधि का निर्माण करेंगे उसको ब्रिटिश संसद से पहले अनुमोदित करवाना होगा, फिर वो कानून उस क्षेत्र पर लागू किया जाएगा। यह प्रावधान किया गया था। पांचवा प्रावधान किया गया स्थानीय निकायों को कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया। जो स्थानीय निकाय थे उनको ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। और गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सेनापति और गवर्नरों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह प्रावधान किया गया एक कि जो स्थानीय गवर्नर जनरल को प्रांतीय सेनापति और गवर्नरों की नियुक्ति अगर करनी हो तो वो पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेगा, उसके बाद ही इनकी नियुक्ति हो सकती है। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार किस प्रकार भारतीय प्रशासन को अपने अंदर सिमट रही है। धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया उसने, और धीरे धीरे आगे एक्ट के अंदर प्रांतीय गवर्नरों को समाप्त कर देगी वो, और भारत में केंद्रीकरण व्यवस्था लागू कर देगी। अब अगला एक्ट है 1833 का एक्ट, इसको आप नोट करो, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं।
नोट कर लिया होगा। अब आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ब्रिटिश क्राउन द्वारा लाया जाता है। इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए थे? पहला प्रावधान इसके अंदर यह किया गया, कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये 1853 तक व्यापार करने की इसको अनुमति थी, बिल्कुल समाप्त नहीं किया गया था। 1853 तक इसे और अनुमति दी गई। लेकिन पहले जितना व्यापार नहीं कर सकती थी ये। कंपनी के व्यापार को इसके अंदर समाप्त कर दिया गया और 1853 तक इसको कुछ व्यापार करने की सहूलियतें दी गई थी। एक प्रावधान किया गया, भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीकृत व्यवस्था यहीं से चालू हुई। इसके अंदर क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और प्रांतीय गवर्नरों को समाप्त कर दिया गया। इनका कोई काम ही नहीं रखा, इनको बिल्कुल भारत से समाप्त कर दिया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसकी जो 3 सदस्यों की परिषद थी उसके अंदर 1 सदस्य की बढ़ोतरी की गई और 3 सदस्यों की परिषद को 4 सदस्यों की परिषद बना दी गई। 3 सदस्यीय परिषद को 4 सदस्यीय बना दी गई, परिषद बनाई गई, बना दी गई। जो गवर्नर जनरल था उसके पहले 4 सदस्यों की एक परिषद थी, फिर बाद में 3 सदस्यों की गई और वापस 1 सदस्य इसके अंदर बढ़ाया गया और ये सदस्य विधि सदस्य होगा। जो चौथा सदस्य बढ़ाया गया वो विधि सदस्य होगा, विधि सदस्य। और ये कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया। इसको जो विधि सदस्य था इसको ये एक पूर्ण सदस्य नहीं था, पूर्ण सदस्य नहीं।
था। इसको केवल विधि बनाने के सहयोग के लिए बनाया गया था, ये वोट नहीं कर सकता था, वोट नहीं कर सकता, केवल ये विधि के विषयों पर ही राय मशवरा कर सकता था, बाकी वोट नहीं कर सकता था, इसीलिए पूर्ण सदस्य नहीं था। एक प्रावधान यह किया गया कि जो ब्रिटिश, इसको आप नोट करो, मैं मिटा देता हूं। जो ब्रिटिश लोग थे उनको बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने की छूट दे दी गई। जो ब्रिटिश आदमी थे, ब्रिटिश व्यक्तियों को, लोगों को बिना लाइसेंस भारत में आने जाने की अनुमति दे दी गई, को बिना लाइसेंस भारत में आने जाने की अनुमति दी गई। अनुमति दी गई। अब बिना लाइसेंस के ब्रिटिश लोग भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं, घूम सकते हैं। 1833 के अंदर दास प्रथा पर रोक लगाई गई, लेकिन ये 1843 के अंदर, इसके पूर्ण रोक 1843 के अंदर लगाई गई थी। 1833 में केवल प्रावधान किया गया था। 1833 के अंदर, 1843 में तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन ब्रो। इसके नेतृत्व में 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया था। 1833 में एक प्रावधान और किया गया था, एक विधि आयोग बनाया गया था। विधि आयोग का प्रावधान किया गया, का प्रावधान जो 1834 के अंदर बना था, और इसके अध्यक्ष कौन बना था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, और इनका कार्य क्या था? विधि को सूचीबद्ध करना, विधि निर्माण को सूचीबद्ध करना, यह कार्य विधि आयोग का अध्यक्ष को दिया गया, और पहला अध्यक्ष 1834 के अंदर लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और इस एक्ट के अंदर यह भी कहा गया, जो विधि बनाए कानून बनेंगे उनको पहले विनियम कहा जाता था, अब उनको अधिनियम कहा जाएगा। विधि निर्माण को जो गवर्नर जनरल द्वारा बनाए जाते थे, उसको विधि निर्माण को विनियम न कहकर विनियम से अधिनियम कहा जाएगा। पहले जो भी कानून बनाए जाते थे उनको विनियम कहा जाता था, अधिनियम कहा जाएगा। ये प्रावधान इसके अंदर कर दिए गए थे। और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, वही कार्यपालिका और विधायिका थी। कार्यपालिका और विधायिका दोनों कार्य गवर्नर जनरल की
परिषद देखती थी। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अंदर ये प्रमुख प्रावधान किए गए थे। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार किस प्रकार कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना अधिकार करती है। अगला एक्ट आएगा 1853 का एक्ट। उसके ऊपर धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार इस कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना देगी, प्रशासनिक कंपनी में बदल देगी। इसी चार्टर एक्ट के अंदर बना दिया गया था, कंपनी बना दी गई और उसको धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त कर देगी। और 1858 तक भारत के शासन पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। अभी तक ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं है भारत के प्रशासन के ऊपर। अगले एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार व्यापार को बिल्कुल समाप्त करती है ब्रिटिश क्राउन। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।